कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ये क्या, ये किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर? व्हाट आर द फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स टू गेट ट्रांसफर्ड? फिर एक तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके और आरबी मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बिनो हाँ फिर, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ बता दो। 70% तो सर ये अ, हेलो सर। हाँ अच्छा, आप आ गए। हाँ, मैंने 10-12 मिनट बोला था ना। हम्म। हाँ जी सर। सर आपको मिला मेरा वर्ड? कौन सा वाला? कैरियोस्टेनोसिस? हाँ जी। नहीं। तुम मुझे दिखाना नेक्स्ट टाइम पे, या क्लास खत्म होने के बाद मुझे बुक में दिखाना। हेलो। ओके सर। हाँ, पार्ट कंटिन्यू। 70% तो ये बाइकार्बोनेट आयंस की तरह मतलब ट्रांसपोर्ट होती है और हाँ हाँ। 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ मतलब आरबीसी के साथ और 7% के आसपास डिजॉल्व फॉर्म में होती है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है। ओके। बाकी सब लोग माइक बंद कर लें। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि मैक्सिमम यानी 70% इट इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन। 7% सबसे कम it is transported like dissolved in plasma, and 23% sorry, हाँ, 23% by binding to hemoglobin, formation is carb amino hemoglobin। तो ये ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है 90 से ज्यादा परसेंट, ठीक है ना? करीब करीब आप मान के चलो कि लाइक 92, मतलब कि 98% के करीब मान के चलो कि इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 1 से 2% ही ट्रांसपोर्ट होती है बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। ठीक है। अब मेरे को, अब मेरे से अब मैं मेरा आप लोगों से एक और सवाल है। वो ये है कि पर पर 100 ml ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, मान लीजिए पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड? 5 ml of oxygen. और कार्बन डाइऑक्साइड? सर वो भी इसके अराउंड ही रहता है, मतलब 4 ml के अराउंड। सर 4 ml। 4 ml। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब एक एक दो चीजें पढ़ते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सर सर। हाँ जी। सर मैं क्या बोलिए बोल रहा बोलिए। था कि जैसे ये हैं आप पीपीटी से करते हो सर, हम इसको मतलब इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं कर सकते? पीपीटी का ऑल्टरनेटिव? हाँ सर, जैसे मतलब व्हाइट बोर्ड वगैरह पे अगर हम इसको शिफ्ट कर ले, क्योंकि देखो आप पीपीटी में पढ़ाते हो, आपकी आवाज भी ब्रेक होती है इसमें। तो व्हाइट बोर्ड पे आवाज ब्रेक नहीं होगी? सर उसमें तो फिर आपको दूसरी जगह खोलना नहीं पड़ेगा टैब, आपका सिर्फ कैमरा चलेगा। और सर आप ऊपर से बोर्ड पर राइटिंग दोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी सर, उस हिसाब से। मतलब ओके, मतलब डिजिटल डिजिटल व्हाइट बोर्ड, पेन टैब वाला, या नॉर्मल वाला व्हाइट बोर्ड? क्योंकि नॉर्मल व्हाइट बोर्ड के अंदर ना, पता प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाती। मुझे डिजिटल वाला यूज फिजिक्स करना वाले सर पड़ेगा। तो नॉर्मल वाले में ही पढ़ाते हैं। यार फिजिक्स वाले सर का पता है क्या सिस्टम है? फिजिक्स वाले सर जहाँ पे है ना, वहाँ पे उनको बोर्ड का और सब चीजों का ना हिसाब किताब बैठ गया। वेयर आई एम टीचिंग, चलो आई आई ट्राई टू डू दैट, आई ट्राई टू डू दैट। एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं सर, बस यही था ना, तो उससे वो क्या है कि नेट का इशू भी नहीं आएगा और उससे क्लियरिटी भी और हो जाएगी। केमिस्ट्री वाले सर तो आपको व्हाइट बोर्ड बोर्ड पे पढ़ाते होंगे ना?
हाँ जी सर। तो जैसे बायो वाले तो सर पढ़ाते हैं, डिजिटल वाला व्हाइट बोर्ड ना, बॉटनी वाले केमिस्ट्री सर। डिजिटल वाला व्हाइट बोर्ड। हाँ केमिस्ट्री में सर उसी पढ़ाते हैं, उसी में पढ़ाते हैं ना। हाँ जी। नहीं तो जैसे बॉटनी वाले सर पढ़ाते हैं वैसे। हाँ शशांक नहीं मैं आपसे कुछ पूछ जैसे रहा था। बॉटनी वाले सर पढ़ाते सर, मैं नहीं बोल रहा, नमन कुछ बोल रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। जैसे बॉटनी वाले सर पढ़ाते हैं A4 साइज शीट पे लिख के, वैसे आप पढ़ा दीजिए। अच्छा, बॉटनी वाले सर A4 साइज शीट पे लिखकर पढ़ाते हैं, ठीक यस है। सर। यस सर। और और ये केमिस्ट्री वाले सर व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो डिजिटल व्हाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा तो वो वाला ऑप्शन बेटर नहीं है? सर आप बोर्ड पे पढ़ा दीजिए ना सर, वो बेटर होता है। व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल बोर्ड लगा के, फिजिक्स यस वाले सर, सर यस के सर। साथ। यस मतलब सर। आप चारों टीचर आपको चारों चारों अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, बट यस आप सर। ज्यादा कंफर्टेबल वो फिजिक्स वाले सर जैसे पढ़ाते हैं उसमें है। जी सर, जी सर। ओके, तो फिर देखो नेक्स्ट क्लास तक मिनिमम, ठीक है ना, और मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैं जी। आपने बोला है तो मैं ऐसे तो नहीं आपकी अगले परसों होगी तो मैं एकदम से परसों से रेडी हो गया, हो सकता है हो भी जाऊं। तो या तो नेक्स्ट क्लास या तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास आई आई ट्राई टू डू मैनेज समथिंग मैनेज आई मैनेज समथिंग। यस सर। यस ओके सर। सर। और कुछ ठीक है। और और कुछ नहीं सर। चले। अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन से इसलिए पढ़ा रहा था, प्रेजेंटेशन से मुझे पता है क्या लग रहा था कि आई कैन शेयर मोर पिक्चर्स एंड आई कैन, मैं जो चीजें डायग्राम बनाने में नहीं बता पाता कि एग्जैक्टली ऐसे दिखता है, शायद वो पिक्चर से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये चीज ऐसी दिखती है ऐसी होती है, इसलिए आई वाज प्रेफरिंग द प्रेजेंटेशन टाइप, ठीक है। सर पर इससे प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते हैं। अच्छा नोट्स भी नहीं अच्छे से, मतलब नोट्स भी नहीं बन पाता है और इतना ढंग से समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, सर फाइन। व्हाइट बोर्ड पे आप जो पढ़ाओगे सर, उसे हम नोट तो कर सकेंगे सर। अच्छा मैं अभी अगर मेरे पास ना जो अवेलेबिलिटी ज्यादा ज्यादा इजी पे है, जो ज्यादा मेरे पास कंफर्टेबल में है फिलहाल, जो मैं नेक्स्ट क्लास से शुरू कर सकता हूँ, वो है पेन टैब वाला सिस्टम। तो वो नहीं चलेगा पेन टैब वाला सिस्टम, पेन टैप क्या जो होता व्हाइट है? बोर्ड डिजिटल व्हाइट बोर्ड नो सर, आप व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा दो सर। डिजिटल नहीं चाहिए? नो सर। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, हालांकि मेरे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है नहीं अभी, तो आई हैव टू मैनेज अ व्हाइट बोर्ड, बाय वन और डू समथिंग, ठीक है। चलिए फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। चलिए तो कोई बात नहीं, ओके सर। आगे बात करते हैं। तो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, मस्ट बी विजिबल, ठीक है। सबको दिख रहा है ग्राफ? यस सर। हाँ, यस तो सर। ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ध्यान क्या देना, ध्यान बस इतनी छोटी सी बात पे देना है कि ये कर्व बना हुआ है एक, और ये सिग्मोइड कर्व है एक, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब कि दिखाता ये एसोसिएशन है लेकिन बोलते डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों चीजें बताएगा कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, H+ बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया है, कुछ और चीजें बढ़ गई, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे डिसोसिएट होगा, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम उसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कह देते हैं, मतलब कि वही कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, इससे पहले एक दो चीजें जाननी जरूरी है, मेरी बात ध्यान सुनेगा। आपका जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे कि आप देख सकते हो, देयर इज 1 2 3 एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ 2 अल्फा और बीटा है ना, मतलब एक अल्फा चेन, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन, एक बीटा चेन, तो हर एक चेन के साथ इनका अपना इंडिविजुअल हीम ग्रुप है,
ठीक है ना। तो इनका अपना एक इंडिविजुअल हीम ग्रुप है इनके साथ। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इस इंडिविजुअल हीम ग्रुप से, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड करता है। तो 4 हीम ग्रुप है और इसलिए 4 ऑक्सीजन इनसे क्या करेंगे, इंडिविजुअली क्या करेंगे बेटा, बाइंड करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है। हाँ, तो हीम वाला जो ग्रुप है, जो हीम से ऑक्सीजन क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। और ये जो साथ में आप डायग्राम देख रहे हो, ये हीम ग्रुप दिखा रखा है कि हीम ग्रुप में क्या होता है। आप देख सकते हो बीच में आयरन है, इस आयरन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 हीम ग्रुप, हर एक सॉरी एक हीमोग्लोबिन, हाँ 4 हीम ग्रुप, एक हीम ग्रुप से एक ऑक्सीजन, तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। और एक आरबीसी के पास ऐसे लाखों हीमोग्लोबिन होते हैं, इसलिए एक आरबीसी से लाखों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। ये बात आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, हीमोग्लोबिन ऐसा है जिसके पास 4 हीम ग्रुप है। वहीं पे मायोग्लोबिन जो मसल में ऑक्सीजन स्टोर करता है, वो भी हीमोग्लोबिन जैसा ही है, बस उसमें हीम एक ही है, तो उससे ऑक्सीजन एक ही बाइंड करता है। अब इन चारों ऑक्सीजन बाइंड करने का सिस्टम ऐसा है ना कि बाइंडिंग कोऑपरेटिव है, ठीक है ना, एंड रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब यह है कि हीम से ऑक्सीजन जाके बाइंड तो कर गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई और अच्छा ग्रुप हीम को दिखेगा, तो हीम इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा और उससे बाइंड कर जाएगा, लेट से कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब अगर हीम को ऑप्शन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बाइंड करने का किसी से, तो हीम विल ऑलवेज गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट हैज मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। खैर, ये डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ किया है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को हीम पे बाइंड करता दिखा दिया। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से वहां बाइंड नहीं करता जहां ऑक्सीजन बाइंड करता है। मतलब वो हीम पे बाइंड नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर, ठीक है ना, वो प्रोटीन वाले पार्ट पे बाइंड करेगा। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप पे बाइंड नहीं करेगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। खैर, लेकिन ऑक्सीजन को बाइंड करने नहीं देगा। अगर एक बार बाइंड कर गया तो मतलब कि प्रॉपरली बाइंड करने नहीं देगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब कि अगर 4 मॉलिक्यूल हैं, जब पहला बाइंड करेगा तो दूसरे की एफिनिटी उससे बाइंड करने से बढ़ जाएगी। दूसरा बाइंड करेगा तो तीसरे की बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तीसरा बाइंड करेगा तो फिर चौथे की बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। मतलब अगर मैं आपके सामने 4 हीमोग्लोबिन रखूं, एक हीमोग्लोबिन है जो किसी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं है, दूसरा हीमोग्लोबिन है जो एक ऑक्सीजन से बाइंडेड है, तीसरा हीमोग्लोबिन है जो 2 ऑक्सीजन से बाइंडेड है, और चौथा हीमोग्लोबिन है जो 3 ऑक्सीजन से बाइंडेड है। ठीक है ना। तो एक किसी से बाइंड नहीं है, दूसरा एक से बाइंड है, तीसरा 2 से बाइंड है, चौथा 3 ऑक्सीजन से बाइंडेड है। अब मुझे ये बताइए, इनमें से कौन से वाले हेमोग्लोबिन की एफिनिटी मैक्सिमम होगी ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए? सर जिससे 3 बाइंड है। हाँ, जिसे 3 बाइंडेड है, तीन इसी वाले को होगा बोलते हैं सर। कोऑपरेटिव। हाँ, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग, कि जब एक बाइंड कर रहा है दूसरे को बाइंड करने में वो मदद कर रहा है। और इस कोऑपरेटिव का अपोजिट होता है बेटा, कोऑपरेटिव का अपोजिट है नॉन कोऑपरेटिव। अब नॉन कोऑपरेटिव में क्या है? ऑफकोर्स जो कोऑपरेटिव ना हो, मतलब उसका मतलब ये कि जिसके अंदर जब बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, वो इस तरीके से मदद नहीं कर रही। अच्छा, अब डिफरेंस क्या आ रहा है? अब आप इस ग्राफ को देखिएगा, बहुत सिंपल सा। इसमें एक तरफ लिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक तरफ लिया हुआ है परसेंट सैचुरेशन, ठीक है।
तो एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है, एक तरफ परसेंट सैचुरेशन लिया हुआ है। ठीक, अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, वैसे वैसे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो रेड वाले एरोस मैंने दिखाया है वो परसेंट सैचुरेशन है। जैसे वो शुरू हो रहा है, लेट्स से 0% से जा लेकर 100% पे जा रहा है, मतलब 0% का मतलब हीमोग्लोबिन का कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंडेड नहीं है। 20% का मतलब 20% हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंडेड है। 40 का मतलब 40% हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंडेड है। 100 का मतलब सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंडेड है। तो ये वैल्यूज ये बता रही हैं, और आगे वाली वैल्यूज बता रही हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे देखे, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो ऑक्सीजन का, तो बाइंडिंग बढ़ रही है। जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा बाइंडिंग और बढ़ेगी। तो इसलिए ये ग्राफ नॉर्मल ऐसे ना बढ़ के एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। थोड़ा मतलब कि एक का इफेक्ट दूसरे को ऐड ऑन कर रहा है, इसलिए आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन कितना भी जाए एक टाइम पे आके मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे इसकी वजह से जो कर्व बनता है वो एक सिग्मॉइड बनता है कि पहले वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा, फिर धीरे धीरे 100 पे पहुंचा और फिर कांस्टेंट हो गया। 100 पे पहुंचने के बाद है कि 100 से ज्यादा तो सैचुरेशन नहीं हो सकता ना। आप किसी भी एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स से ज्यादा तो ला नहीं सकते ना। तो 100 के बाद ये सैचुरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और इस तरीके का कर्व आता है। अब इस कर्व में कुछ डिफ्लेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये कर्व थोड़ा सा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, जैसे मैंने ब्लू से बनाया। अब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट ये कर्व तब करेगा, ठीक है, ये राइट की तरफ शिफ्ट कब होगा, मतलब शिफ्ट कैसे हुआ है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। तो राइट की तरफ शिफ्ट जब होगा तब आप क्या देखोगे कि अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उतने ही सैचुरेशन को पहुंचने के लिए। मान लेते हैं कि 50% सैचुरेशन, पहले 50% सैचुरेशन आ रहा था लेट्स से इस वैल्यू पे, लाइक दिस 25 के आसपास ऑलमोस्ट। अब 50% सैचुरेशन बढ़ गया है, वो आ रहा है सेम 40 के आसपास। तो 25 से 40 मतलब 15 पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ गया फॉर रीचिंग 50% सैचुरेशन, जब लेट्स से CO2 लेवल बढ़ गया। और जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये राइट में क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो राइट में शिफ्ट ये दिखा रहा है कि CO2 लेवल बढ़ रहा है। CO2 लेवल ही नहीं, अगर और भी चीजें इसमें मैटर करेगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ये राइट में शिफ्ट होगा। H+ आयन की कंसंट्रेशन, ब्लड का pH अगर कम होगा तो भी ये राइट में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और एक केमिकल मॉलिक्यूल है बाईफॉस्फोग्लिसरेट, BCG, सॉरी BPG, बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ये बढ़ेगा तो भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। तो सिंपल सा है, CO2 बढ़े, चाहे टेम्परेचर बढ़े, चाहे H+ बढ़े, चाहे BPG बढ़े, द कर्व इज ऑलवेज गोइंग टू शिफ्ट एट द राइट। वहीं पर ये सारी चीजें जब कम होंगी, डिक्रीज करेंगी, तो ये शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट, ऑक्सीजन की एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन बढ़ गई। राइट शिफ्ट, ऑक्सीजन की एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन घट गई। अब मेरी बात बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझेगा, ये CO2 का बढ़ना और H+ का बढ़ना, इन दोनों की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाना। एफिनिटी कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपकेगा या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेंक देगा। आंसर मी। जब H+
प्लस बढ़ेगा और CO2 बढ़ेगा और एफिनिटी कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपकेगा या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेंक देगा? सर एसोसिएट आप होना एक चाहेगा या क्वेश्चन रिपीट डिसोसिएट होना करेंगे, आपकी चाहेगा? आवाज आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, CO2 लेवल बढ़ेगा, ठीक है, CO2 लेवल मान लो जब क्या कहते हैं बढ़ेगा, ठीक, और क्या कहते हैं ये H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अ, ये दोनों चीजें जब बढ़ेंगी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा या पकड़ेगा? सर CO2 की एफिनिटी ज्यादा होगी ना हीमोग्लोबिन के साथ, वो उसको पकड़ेगा, ऑक्सीजन को भी पकड़ेगा पर शायद कम पकड़ेगा ना, पूरा तो छोड़ने से रहा। मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सर सर पकड़ने की तरफ चिपकेगा जाएगा वो। कि छोड़ने की तरफ जाएगा? सर वो चिपकेगा। अगर मान लो 1000 मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के, ठीक है, और उन्होंने वो ऑक्सीजन से बाइंडेड है, फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे CO2 लेवल बहुत हाई है, H+ लेवल बहुत हाई है, तो अभी भी 1000 मॉलिक्यूल्स ही बाइंड रहेंगे हीमोग्लोबिन से कि कम हो जाएंगे? सर आई थिंक 1000 ही रहेंगे। सर वो तो मेरे ख्याल से बाइंड ही रहने चाहिए, मतलब बाइंड हो गए हैं तो। बेटा अभी बोला बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना? हाँ तो CO2 बाइंड हो तो जाएगा ना फिर उससे। बाइंडिंग विद, हाँ जी, ऑक्सीजन एंड CO2 देखिए इस तरीके का हिसाब किताब है। इवन H+ के साथ, H+ आयन भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और CO2 भी हाँ बाइंड जी। करता है, और ये दोनों ऑक्सीजन को पसंद नहीं करते, ये ऑक्सीजन को बाइंड करने नहीं देते हैं, और इन सबका गुरु कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाँ ठीक है मतलब ना? कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है CO2 की, उसके बाद हाँ, H की, और उससे लास्ट ज्यादा में है। ऑक्सीजन की ये होती है। ये तो मैंने बोला ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग रिवर्सिबल है, मतलब ये हटती भी है, ठीक है, हट भी सकती है। आ रही बात समझ में? अगर कोई और एफिनिटी वाला मिल गया, ये तो भाई नेचर का रूल है ना, कि एक इंसान दूसरे के साथ बाइंडेड है, कोई दूसरा मतलब कि ज्यादा एफिनिटी वाला मिल गया तो उसको छोड़ के ज्यादा एफिनिटी वाले से बाइंड कर गए, तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग गोज हेयर ऑल्सो। और ये बात ध्यान रखो। अब एक बात बताओ मुझे, लेकिन मेरी सर बात सुनो ध्यान इसमें से। एक डाउट पूछना है मेरे को। बोलो। आपने जैसे 1000 मॉलिक्यूल बताया, तो सर वो हजारों के हजारों CO2 से बाइंड हो जाएंगे, कुछ ऑक्सीजन से बाइंड नहीं रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, वो तो ऐसा है, तो वही इसलिए मैंने 1000 बोला, इसलिए मैंने एक नहीं बोला। मैंने 1000 का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि मैं यही बता रहा था कि 1000 में से कुछ, काफी सारे जो हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और CO2 से बाइंड करेंगे, सारे नहीं, ऑफकोर्स सारा कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ये तो मैंने सारे 100% बोला कभी कि नहीं होता। CO2 से बाइंड हो जाएंगे, कुछ कुछ ऑक्सीजन ये से मैंने बाइंड 1000 का रहेंगे। एग्जांपल लिया, दैट्स व्हाई आई टुक 1000, ताकि मैं ज्यादा वैल्यू मैंने इसलिए लेकिन बता दूं 1000 में से कुछ, है ना, इसलिए मैंने 1000 बोला, वरना मैं एक बोलता तो फिर वो लॉजिकल हो जाता है ना, इसलिए। खैर, तो अब कॉन्सेप्ट समझो मेरे बात ध्यान से। ये सोचने वाली बात है ना, कुछ सोचा भी करो कि अगर मुझे ऑक्सीजन उठा के लंग से टिश्यू में लेके जानी है, सेल्स में लेके जानी है, मैंने हीमोग्लोबिन से बाइंड कर दी। अब हीमोग्लोबिन से एफिनिटी उसकी अच्छी है, अब हीमोग्लोबिन से उच्च पक्के बैठा के कह रहा है कि मैं तो भी हीमोग्लोबिन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हीमोग्लोबिन के साथ ही रहूंगा, मैं तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ मैं तो ऑक्सीजन को छोड़ता ही नहीं। जब तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, तब तक वो सेल के पास जाएगा कैसे? भाई अगर, भाई हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के लिए है ना, कि ये ले तू ऑक्सीजन पकड़, पकड़ के इसको छोड़ आ, तो जब सेल के पास, टिश्यू के पास पहुंचेगा, तब हटाना भी तो पड़ेगा उसको, हमेशा बाइंड रखेगा तो फिर ट्रांसपोर्ट, फिर डिलीवर कैसे करेगा? आ रही बात समझ में? तो जब वो सेल के पास पहुंचा, है ना, तब उसको उस ऑक्सीजन को जिससे उसने बाइंड किया था, उस ऑक्सीजन को छोड़ना भी है। अब इसी को छोड़ने के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और H+ काम करता है। अब जैसे ये टिश्यू के पास पहुंचता है कैपिलरीज के अंदर। अब कैपिलरीज में मिक्स्ड काइंड का ब्लड होता है, मतलब उसमें अब मिक्स्ड काइंड का ब्लड होता है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड दोनों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई होता है कैपिलरीज का, और जो पीएच है वो भी कैसा होता है, लो होता है काफी, H+ कंसंट्रेशन भी हाई होता है, तो पीएच क्या होता है, लो होता है। तो दोनों ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं रह पाता, वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वो छूट के डिफ्यूज कर जाती है सेल के अंदर।
तो ये चीज बड़ी जरूरी है इसका रिवर्सिबल बाइंडिंग, ताकि ये डिलीवर कर सके किसको, ऑक्सीजन को। और इसी को बेटा हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो सॉरी, बोहर्स इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट यही कहता है कि जब भी H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, CO2 लेवल बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिसको आप P50 वैल्यू के रूप में भी देख सकते हो कि P50 वैल्यू बढ़ जाएगी। अब P50 वैल्यू आपको नहीं समझ में आया होगी, P50 के अलावा जो मैंने बताया बोहर्स इफेक्ट के बारे में, वो समझ में आया? बोहर्स इफेक्ट क्लियर है मैंने जो बताया? यस सर। ठीक है, तो P50 वैल्यू जानते हैं आप लोग? व्हाट इज P50 वैल्यू? नो सर। हाँ, P50 वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि 50% सैचुरेशन के लिए, 50% सैचुरेशन के लिए मतलब 50% हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स, मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के, तो उसमें से 500 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, जब बाइंड करते हैं, मतलब कितने पार्शियल प्रेशर पे वो बाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम P50 वैल्यू। जैसे आप देख रहे हो, हर परसेंटेज के लिए ना मैं यहाँ पे एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। डायग्राम पे देखिएगा जरा ध्यान से कि हर परसेंटेज के लिए आई कैन ड्रॉ अ वैल्यू, लाइक 20% के लिए एक ये कोई वैल्यू आ गई, 30 के लिए ये कोई एक वैल्यू निकाल सकता हूँ नीचे, है ना। तो फॉर एवरी वैल्यू इन द एक्स एक्सिस आई हैव अ कोऑर्डिनेट इन वाई एक्सिस, या आप उल्टा बोल सकते हैं, फॉर एवरी वैल्यू इन वाई एक्सिस आई हैव अ कोऑर्डिनेट इन द एक्स एक्सिस। ये बात क्लियर है? तो जब ये आपके वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 50% पे पहुंचता है, उस टाइम पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो उसकी P50 वैल्यू है। मतलब 50% सैचुरेशन के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए पार्शियल प्रेशर में, दैट इज द P50 वैल्यू ऑफ द ऑक्सीजन। समझ में आ गया P50 वैल्यू? यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जब एफिनिटी या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ने लगेगा, है ना, तब ये जो कर्व है ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में शिफ्ट होगा? सर राइट साइड। हाँ, राइट में शिफ्ट होगा। लेफ्ट, जब ये राइट में राइट में शिफ्ट शिफ्ट होगा होगा। तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? सब बढ़ जाएगी। बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। मतलब P50 वैल्यू का बढ़ना मतलब किसी तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन है उसका क्या होना, कम होना। तो यही यही है बोहर्स इफेक्ट, कि जब H प्लस और CO2 लेवल बढ़ता है तो P50 वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब एफिनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और ये बहुत जरूरी है फॉर द डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अगर मैं पूछो। दो तरीके के हीमोग्लोबिन रखूं, ठीक है ना, मैं दो तरीके के हीमोग्लोबिन ले रहा हूँ, दोनों अलग अलग हैं, एक एक्स स्पीसीज से आया, एक वाई स्पीसीज से आया। अब मान लेते हैं कि एक्स स्पीसीज के अंदर ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग सेपरेटेड है, ठीक है। और जो वाई स्पीसीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहता है। तो किसके वाले ब्लड में, किसके वाले ब्लड में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ज्यादा परेशानी ना आए, ताकि इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके? अलग अलग वाले में। अलग अलग वाले में। और बताइए।
और किसी को आंसर? मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ भाई। एक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड आर्टरी में है, डीऑक्सीजनेटेड वेन में है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट आर्टरी टू आर्टरी कर रहा है ना, आर्टरी से जा रहा है अल्टीमेटली कैपिलरीज तक। तो मैक्सिमम रास्ते में ना तो CO2 है, ना तो H+ है, ना तो कुछ है। एक तो ये हो गया सिस्टम जहाँ पे ऑक्सीजन डाइऑक्साइड अलग रहता है। एक दूसरा सिस्टम क्या है कि आर्टरी से ब्लड जा रहा है, लेकिन आर्टरी के अंदर मिक्स्ड ब्लड है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। उस रास्ते से गुजर के उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो कौन से वाला, किस वाले केस में हेमोग्लोबिन को ज्यादा एफिनिटी चाहिए टुवर्ड्स द ऑक्सीजन? सर मिक्स वाले में। हाँ, मिक्स वाले में चाहिए ना, क्योंकि मिक्स वाले में CO2 ज्यादा है, H+ भी है, मतलब मिक्स वाले में CO2 लेवल भी हाई है। और जितना CO2 लेवल हाई होगा उतना H+ भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो H2CO3 बनेगा, H2CO3 बनेगा तो वो ब्रेक करेगा किसमें? H+ में और बाइकार्बोनेट आयन में। और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा तो साथ में H+ भी बन रहा है, तो H+ कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसलिए CO2 levels are actually also determine the acidity of the blood, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि जहां मिक्स ब्लड होगा, और अगर मुझे मिक्स ब्लड से ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को, तो मुझे मुझे उसे, अब मैं थोड़ा ना चाहूंगी आधे रास्ते में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ के निकल जाए, है ना। अगर मैं ऐसे रास्ते से निकल रहा हूँ तो CO2 काफी सारा है, तो CO2 से तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को प्यार है, तो क्या करेगा? CO2 को ऑक्सीजन छोड़ देगा, CO2 पकड़ लेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो मेरे को क्या करना है? हीमोग्लोबिन, ऐसा हीमोग्लोबिन लेना है जिसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन काफी ज्यादा हो, ताकि वो CO2 को ना बाइंड करे उतना जितना नॉर्मली करता है, ठीक है, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, बिना छोड़े ऑक्सीजन वो उस रास्ते से निकल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब जो फीटस का ब्लड होता है, ठीक है ना, जो फीटस का ब्लड होता है, अब जो फीटस का ब्लड है ना, वो जब आ रहा है ना, तो ये बात ध्यान समझेगा, फीटस के ब्लड में काफी मिक्सिंग होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड थोड़ा मिक्सिंग रहती है, और मिक्स टाइप का ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है फीटस की बॉडी में, ठीक है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन अब मैं आपको फीटल सर्कुलेशन में बेटर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ सर्कुलेशन की बात करेंगे तो, क्योंकि फीटल ब्लड मिक्स तरीके का है, इसलिए फीटल जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। पहले तो एक फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन नहीं होती, अल्फा टू गामा चेन होती है, अल्फा टू गामा टू। और उसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, दैट इज 30% मोर हायर देन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो अगर आप फीटल हीमोग्लोबिन और अपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जब भी अगर आप कंपेयर करें, तो आप क्या देखेंगे कि जो फीटल हीमोग्लोबिन वाला कर्व है वो हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन के। आ रही बस हम क्लियर पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये कर्व्स के बारे में मैंने बात कर ली, इतना आपने पढ़ लिया, बहुत है आपके लिए, मोर देन इनफ फॉर यू। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जरूर होती है पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये 5 ml तब बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये 15 ml तक जा सकता है, अगर आप स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप नॉर्मल आदमी है तो 5 ml, अगर आप मिक्का सिंह है तो फिर 15 ml। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके। अच्छा, आगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है। अब इसमें मैंने आपको एक तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर और ये रिदमिक सेंटर दोनों आपको बता दिया था, ठीक। ये आपको क्लियर भी होगा कि एक पॉन्स में है, एक मेडुला में है। इससे ज्यादा आपको परेशानी भी होना जरूरी नहीं है। अब इसके अलावा न्यूरल कंट्रोल के अलावा ना, देयर इज समथिंग नोन एज कीमो सेंसिटिव एरिया। अब जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ना, ठीक है ना, वो क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल से बताता हूँ। आपको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है या कम करना है, तो ब्रेन को पता भी तो होना चाहिए ना कि बढ़ाना है या कम करना है। अब ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि बढ़ाना है या कम करना है? ब्रेन को ये पता चलेगा बाय सेंसिंग कि CO2 ज्यादा है या CO2 कम है, या H+ ज्यादा है, H+ कम है।
H प्लस ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है, और CO2 लेवल कम है और H प्लस कम है, तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल करना है या कम करना है। तो इस अब ये सारी चीजें ब्रेन को पता चल सकती हैं ओनली बाय द सेंसिंग द pH ऑफ द ब्लड, ठीक है। एंड pH ऑफ द ब्लड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि H प्लस कंसेंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर pH लेवल क्या होगा, घट जाएगा, एसिडिटी ब्लड की बढ़ जाएगी। अब इसी ब्लड की एसिडिटी को या अदर फ्लूइड्स लाइक जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर एसिडिटी जैसे ही बढ़ती है, ये सीधा मैसेज जाता है ब्रेन के एक पर्टिकुलर रीजन में जिसको हम कीमोसेंसिटिव एरिया बोलते हैं। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में ही होता है, रिदम सेंटर के एडजेसेंट होता है, मतलब इट इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द दिस रिदम सेंटर के पास ही होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। और लेकिन वो तो सेंस करने वाला पार्ट हुआ ना, अब सॉरी वो तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन लेने वाला पार्ट हुआ ना। इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, मेनली आती है बहुत सारे रिसेप्टर्स है जो आपके आपके मेनली आर्टरीज में रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। और या आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ब्रेन जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके आसपास रहेंगे। ऐसे दो इंपॉर्टेंट केमिकल रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं आयोटिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी। अब आयोटिक बॉडी कहाँ होती है, आपके आयोटा जानते ना, द आर्टरी विच डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू एंटायर बॉडी, वो आपके एक तो आयोटा के अंदर होती है, और कैरोटिड बॉडी होती है आपके कैरोटिड आर्टरी में। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी जो ब्रेन के पास ब्लड लेके जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, ठीक है ना, मेन आर्टरीज है, मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज हैं, उसके अंदर केमिकल रिसेप्टर्स हैं जो सेंस करते हैं कि पीएच बढ़ा या कम हुआ, और पीएच सेंस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन देते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया को विच इज प्रेजेंट एट द मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर वो इंफॉर्मेशन आगे आपके दे सकता है किसको, रिदम सेंटर को, ठीक है ना, उसे उसे मॉड्यूलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से आपके ब्रेन में कंट्रोल होता है किसका, रेस्पिरेशन का जो है वो कंट्रोल होता है। आ रही बात समझ में, क्लियर पॉइंट, कोई डाउट? सर हाँ जी। सर आपने अभी बोला था कि ऑक्सीजन का अमाउंट 5 ml से 15 ml तक बढ़ सकता है, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ सकता है क्या? हाँ, मतलब वही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ सकता है, वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकती है। देखिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। सीधी बात है, अगर ऑक्सीजन बढ़ा, ठीक है ना, उसी रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करके तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, जी सर। आप रोक नहीं सकते ना। आपने ऑक्सीजन ज्यादा बनाया, ठीक है ना, यू और ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना तो अब आपको उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी करना है। नहीं करोगे तो फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा, और ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा तो फिर आप ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा पाओगे। आ रही बात समझ में? तो जी इसलिए सर। जिस रेशियो में ऑक्सीजन जिस रेशियो में ऑक्सीजन एड अप हो रहा है, जिस रेशियो में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस रेशियो में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, उसी स्पीड से CO2 को बाहर में निकालना जरूरी है। सर कॉन्सेप्ट कितने अमाउंट तक होगा सर, क्योंकि 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है ना 100 ml के लिए। देखो नॉर्मल 4 ml वैल्यूज है, ठीक है। अब कितना बढ़ सकता है इसके बारे में तो मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, मगर वही है कि जिस कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन बढ़ा है उसी रेशियो से ये भी बढ़ना चाहिए। मतलब लॉजिकली बोले तो ये भी जाना चाहिए करीब 10-12 ml तक तो जाना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कहीं बुक में या कहीं बुक्स में दी नहीं है कि CO2 लेवल की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ नहीं, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। मेन हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से मुझे आपको 1-2 डिसऑर्डर बताने हैं, जिसमें से पहला डिसऑर्डर है एम्फाइसेमा, ठीक है ना। एम्फाइसेमा क्या है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके जो एल्वेलाई की वॉल्स है वो डिग्रेड हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, पतली हो गई हैं, जिसकी वजह से उतना एयर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा जितना नॉर्मली होता है, मतलब बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पीपल आस्क मी, ठीक है,
देखिए बहुत बेसिक सा है ये, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आपका वेट अगर 60 kg है, ठीक है, या आपका वेट 80 kg है, या आपका वेट 120 kg है, कितना मर्जी आपका वेट हो जाए, आपकी लंग्स तो उतनी रहती है। मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो आप उतना ही ले सकते हो, 50-60 किलो वाला भी वही ले रहा है, 80 वाला भी ले रहा है, 120 वाला भी ले रहा है। अब बीइंग फैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी में टिश्यूज ज्यादा है, ठीक है ना, चीजें सेल्स ज्यादा हो गए हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, लेकिन लंग्स उतनी ही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लोली ग्रेजुअली आपके सेल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई नंबर बढ़ गया सेल्स का उस तरीके से। दूसरा कॉन्सेप्ट कि क्योंकि उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपके सेल्स उतने एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, डेड भी जल्दी होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि दैट इज वेरी वेरी ऑफ इम्पोर्टेंस। और लंग्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, और ऑक्सीजन एकमात्र ऐसी चीज है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर पॉइंट। अरे बस एक बार के लिए फूड नहीं मिला तो 2-4 दिन आप जिंदा रह लेंगे आराम से, ठीक है ना। और साइंटिस्ट मतलब कि ऐसे रिसर्च भी चल रही है कि ये फूड काफी टाइम तक नहीं मिल रहा तो भी बॉडी उसमें जिंदा रह रही है, ठीक है ना। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन यू कैनॉट सर्वाइव। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये एल्वेलाई हो गए पतले, अब उतना एक्सचेंज नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेवल हो गया कम, तो बॉडी में धीरे धीरे इफेक्ट्स आने के होंगे, शुरू होंगे, ठीक है। अच्छा, सांस लेने छोड़ने दोनों में दिक्कत होगी, छोड़ने में बहुत ज्यादा पेन भी होगा। तो ये जो डिसऑर्डर है एम्फीसेमा होता क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अब बुक्स लिखती हैं मेनली सिगरेट स्मोकिंग, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग तो एक कॉन्टेक्स्ट में सिगरेट स्मोक किया, आप कुछ भी स्मोक कर रहे हो, ठीक है ना। स्मोक की वजह से जो स्मोक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो टैबाको को बर्न करके आते हैं, वो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है एल्वेलाई को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो एम्फीसेमा इज एक्चुअली डिसऑर्डर ऑफ लंग जो डिग्रेड करता है एल्वेलाई को। एक और रीजन हो सकता है एम्फीसेमा के डिग्रेडेशन का, सॉरी एल्वेलाई के वॉल्स का डिग्रेडेशन का, एम्फीसेमा का, दैट इज लैक ऑफ एन एंजाइम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो एल्वेलाई की वॉल्स को मेंटेन करता है। नहीं रहेगा, डेफिशिएंसी होगी किसी किसी पर्सन के अंदर, तो यस उसके जो लंग्स हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट द एम्फीसेमा, ठीक। इसके अलावा एक डिसऑर्डर है एजमा, जिसको आप अस्थमा बुलाते हैं। तो एजमा के अंदर क्या है? एजमा इज एक्चुअली एन एलर्जी स्पेसिफिक टू ब्रोंकियोल्स। अब इसमें क्या होता है कि कोई एलर्जन पार्टिकल आता है और वो एलर्जन पार्टिकल कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है ब्रोंक्यूल्स की। मतलब ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब उनका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, और ल्यूमन नैरो या छोटा होने की वजह से उतनी एयर नहीं आ पाएगी जितनी आनी चाहिए, ठीक है ना, और सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एजमा। अच्छा, एजमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको सॉरी एलर्जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एलर्जन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये हर एक को नहीं होती, ये कुछ ही लोग उस एलर्जन के लिए सेंसिटिव होते हैं, है ना। जैसे हर चीज से एलर्जी हर एक को नहीं होती। मतलब मान लो किसी को किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी है, तो ऐसा जरूरी नहीं हर एक को उससे एलर्जी हो, ये स्पेसिफिक होती है। इसलिए एस्मा के पेशेंट्स भी हर कोई नहीं होता, कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनको डस्ट पॉलन आ जाने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और सांस लेने में क्या आती है? दिक्कत आती है। तो दैट इज अबाउट दी एस्मा। ये भी लंग का डिसऑर्डर है। इसके अलावा लंग्स के डिसऑर्डर में एक और आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैसे हैं कि जो आपके ऑक्यूपेशन की वजह से आपको हो रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहते हैं ना वो कि रेत रेत वाली जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, सीमेंट वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रेत वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जब बहुत सारी रेत आ रही है, ठीक है ना, बजरी लग रही है, रेत आ रही है, ठीक है ना, तो रेत में सिलिका रहेगा। अब वो सिलिका के पार्टिकल्स मान लीजिए आपकी बॉडी में चले गए, लंग्स में चले गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए। अब आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाके वो वहां पे फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। मतलब जो सेल्स हैं वो जो उसमें जो फिब्रोब्लास्ट है उनका प्रोलिफरेशन करेंगे,
और फाइबर्स का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। अब ये फाइबर्स का अमाउंट इंक्रीज करने की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से जो एयर है वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ल्यूमेन थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो डिसऑर्डर आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना। तो अब सांस लेने में जब दिक्कत आएगी तो ये आपका क्या हुआ, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और इसको सिलिका की वजह से हुआ है, तो हम सिलिकॉसिस कह सकते हैं, ठीक है ना, कि सिलिकॉसिस। अब यही अगर आप लोहे की भट्टी में काम कर रहे हो, ठीक है सर ना। सर हाँ सर ये सिलिकॉसिस को भी वही कहते हैं सर, निम्यूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोसिस। हाँ, मतलब वो उसका वेरिएंट है एक। अच्छा रटा मार रखा तुमने उस डिसऑर्डर का, मेरे को नहीं याद हो कल भी, द लॉन्गेस्ट वर्ड इन डिक्शनरी। हाँ 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 खैर, हाँ। हाँ, तो ये वैसा ही है। हाँ, मतलब ये एक्चुअली जो तुमने वर्ड बोला, दोबारा बोलना वो वाला वर्ड। कौन अभी जो बोला? हाँ सर निम्यूनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोसिस। हाँ, ये वैसे सिमिलर है, सिमिलर सिमिलर, वही उसी का वेरिएंट है। करेक्ट है। उसी डिसऑर्डर को कहते हैं ना? देखो ये बड़ा डिसऑर्डर है, इसमें इसके बाद काफी सारे वेरिएंट्स हैं। आप कह सकते हो उसी का वेरिएंट है, आप वहाँ कह सकते हो इनडायरेक्टली उसी को बोल रहे हैं। कैन से दैट। अच्छा ठीक है सर। हाँ, खैर। अच्छा, और भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोहे की भट्टी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे साइडर साइडर इज अ काइंड ऑफ एलॉय ओवर ऑफ आयरन। तो साइडर होता है, तो मिट्टी लोहे की भट्टी से आपको हो सकता है साइडर ऑसिस, ठीक है ना। तो वैसे ही हमने नाम ऑसिस ऑसिस करके लगा दिए, सिलिका से हो रहा है सिलिक ऑसिस, साइडर से हो रहा है तो साइडर ऑसिस, है ना। और क्या कहते हैं इससे, क्या कहते हैं ये, एस्बेस्टोस हो जाता है, एस्बेस्टियोसिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम इनको बोलते हैं, जिसमें आपके ऑक्यूपेशन की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसमें याद रखिएगा फाइब्रोसिस इज द वर्ड, कि फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। कौन सा फाइब्रोसिस? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, आपके ब्रोंकियोल्स का, ठीक है ना। और ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस में भी फाइब्रोसिस होता है, लेकिन वो कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, और वो फाइब्रोसिस आपके लंग्स के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस इज अगेन फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स, ऑफ द एल्वेलाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंक्यूल्स वगैरह में फाइब्रोसिस हो रहा है। सो इतने ही मेनली डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी के अंदर, और हमें डिस्कस भी करने हैं, ठीक है। एक एक चीज, छोटी सी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है रेस्पिरेशन में, दैट इज एल्टीट्यूड सिकनेस। किसको पता है एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ सर जब ऊपर पहाड़ी में जाते तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक कैसे होता है? क्या सर? ठीक ठीक नॉर्मल थोड़ी कैसे देर होता है? बाद हो जाता है अपने आप नॉर्मल, जब आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाता है ब्लड में। दूसरा, या तो फिर वापस नॉर्मल एल्टीट्यूड पे जब नीचे आ जाओ।
हाँ, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए सांस लेने में टेम्पररी अनइजीनेस होता है, उसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर आप हाइट पे जा रहे हैं तो प्रेशर जो है लो है, जिसकी वजह से आप उतने इजीली सांस नहीं ले पाते हैं। अब रहता तो ऊपर प्रेशर लो ही है, वो नहीं बदलेगा। बस होता यह है कि थोड़ी देर बाद जब आप हाई एल्टीट्यूड पे हो, आपकी बॉडी अडेप्ट करने के लिए नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा लेती है। अब नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देती है और ट्रांसपोर्ट क्विक कर देती है, जिसकी वजह से ज्यादा आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं एक बारी में, तो आपको फिर वो नॉर्मल धीरे धीरे फील होने लगता है। तो दैट इज अल्टीट्यूड सिकनेस, जो आपको थोड़ी देर के लिए अनईजी फील हो रहा है, ठीक है ना, उसको आप अल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। इसका जो ठीक होना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रहा है, बाय द मोर एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको हम बोल सकते हैं अरिथ्रोपोइसिस, ठीक है ना। जो आरबीसी नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो अरिथ्रोपोइसिस इज द सॉल्यूशन फॉर अल्टीट्यूड सिकनेस। खैर, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर यू। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर हाँ जी, सर ये इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कौन सा डिसीज है सर? कहाँ पढ़ा है इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? सर पिछला नोट्स है सर, पिछली क्लास का। देखो, सर इसमें ये infant- लिखा है कि बता रहा एपिथेलियल हूँ। सेल जो है वो हाँ, सुन लो। एक्चुअली क्या है कि इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट कैसा है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई इन्फेंट है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, जिसके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, या उसमें उसका जो एल्वोलाई है उसमें प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसको रेस्पायर करने में जो इश्यूज आएंगे, ठीक है, उसको हम इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोल देते हैं। मतलब कि वो इन्फेंट के लिए स्पेसिफिकली उसके लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसको बोल रहे हैं, सरफैक्टेंट की कमी की वजह से या किसी और चीज की कमी की वजह से, ठीक है। सरफेक्टेंट क्या होता है सर? बेटा, सरफैक्टेंट एक केमिकल है, ठीक है ना, जो मतलब कि एल्वलाई और एल्वलाई को आपस में चिपकाने में कम करता है। मतलब कि एल्वलाई के अंदर सरफेस टेंशन को काफी ज्यादा कम कर देता है। मतलब मतलब कि सांस लेने में इजीनेस क्रिएट करता है, ताकि एल्वलाई आपस में चिपके ना। तो एल्वलाई आपस में चिपके ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है सरफैक्टेंट। और ये रहता है तो एल्वलाई आपस में नहीं चिपकते, कम हो जाता है तो एल्वलाई के चिपकने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आपको अमाउंट ऑफ एयर एल्वलाई में ज्यादा रखना पड़ता है, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ता है, रेजिडुअल वॉल्यूम काफी इंक्रीज करके रखना पड़ता है ताकि एल्वलाई चिपके ना। तो ये है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज्यादा जी प्रेशर सर। लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए, मतलब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सांस लेने के लिए, अगर सरफैक्टेंट कम रहेगा तो। क्लियर पॉइंट? यस सर। ओके, चलिए। तो ब्लड सेल्स की, और देखिए ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो और भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना, एटेलैक्टासिस, केसन डिजीज। मतलब कि कहने के लिए बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं अगर मैं रेस्पिरेटरी में डिस्कस करना चाहूँ। लेकिन वही है कि हम लिमिटेड टाइम स्पैन में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो डायरेक्टली नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। इसलिए मैं कई चीजें जो है ओमिट भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। ओके, तो ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं। अब आपके ब्लड की बात करते हैं, आपका ब्लड का फॉर्मेशन शुरू कहाँ पे होता है? तो आज शुरू होता है भाई ब्लड फॉर्मेशन। आवाज आ रही है आपको मेरी? ब्लड फॉर्मेशन कहाँ शुरू होता है? सब बोन मैरो में। बोन मैरो। और इन्फेंट के डेवलपिंग एम्ब्रियो के?
सर लीवर। फीटस के लिवर में, और इनिशियल जो ये एम्ब्रियो होता है जो अभी गैस्ट्रोल वगैरह बन रहा है उसके। सर यॉर्क सैक। यॉर्क सैक, एग्जैक्टली। तो शुरुआत होती है यॉर्क सैक में, ठीक है। जो सेल्स मतलब ब्लड बनाने की तो नहीं, बट जो सेल्स ब्लड बनाएंगे उनका ओरिजिन होता है यॉर्क सैक में। फिर जब फीटस का लिवर बन जाता है तो फिर वहां पर वो चले जाते हैं और फिर वहां पर शुरू होता है ब्लड फॉर्मेशन। और जब फीटस होता है तब तो काफी जगह ब्लड फॉर्मेशन होता है, लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है, और जब बोन बनती है तो बोन मैरो में होता है, मतलब सारी चीजें ब्लड बना रही होती है। मेन काम लिवर लेके रखा होता है। और जब इन्फेंट पूरा डेवलप कर जाता है तब लिवर से ये फंक्शन मेनली ट्रांसफर हो जाता है रेड बोन मैरो को, और स्प्लीन का खत्म हो जाता है, ठीक है ना। स्प्लीन सिर्फ रिजर्वायर बन के ही रह जाता है, ठीक है ना, ब्लड का। ठीक। तो आप ऐसा ऑर्डर को याद रख सकते हैं कि यॉर्क सैक, फिर फीटल लिवर, और फिर आपका रेड बोन मैरो, ठीक है ना। तो वहाँ ब्लड फॉर्मेशन होता है। और दो तरीके के मेनली आपके सेल्स हैं जो ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। जो मेन सेल्स हैं वो तो आपके, उसको हम बोलते हैं HSCs, हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। HSC मैं लिख देता हूँ, H हेमोपोएटिक, पोएटिक मतलब बनाने वाले, प्रॉपर्टी रखने वाले, बनाने की कैपेबिलिटी। तो हेमोपोएटिक ब्लड बनाने वाले, स्टेम सेल्स HSCs, ठीक है ना। अब EHSC अल्टीमेटली जिसे हम ब्लड स्टेम सेल बोलते हैं, ये मॉडिफाई हो गए दो तरीके से, एक माइलॉइड और एक लिम्फॉइड। जो माइलॉइड है वो आपके RBC और अदर सेल्स बनाएंगे, और जो आपके लिम्फॉइड हैं वो आपके लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। मेनली कौन से लिम्फोसाइट्स? द बी लिम्फोसाइट्स एंड ऑफ कोर्स आपके टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए आपके पास लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स है, ठीक है। और बाकी सेल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल RBCs और प्लेटलेट्स। RBCs मतलब अरिथ्रोब्लास्ट, प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोब्लास्ट, एंड आपके ग्रैनुलोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब बनाने के लिए आपके पास कौन है? द माइलॉइड प्रोजेनेटर, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो आइए वन बाय वन इन सारे सेल्स की बात करते हैं कि किसमें क्या प्रॉपर्टी होती है। RBC के बारे में ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। RBC के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले हम RBC से शुरू कर लेते हैं। RBC के बारे में बताओ तो दो तीन प्रॉपर्टीज माइंड में रखिएगा। पहला, स्फेरिकल इन नेचर, राउंड होते हैं और दोनों तरफ से अंदर घुसे हुए, दबे हुए, ठीक है ना। मतलब बाई कनकेव, ऊपर से भी कनकेव, नीचे से भी कनकेव, तो बाई कनकेव होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल होते हैं। और ये इकलौते ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर आपको कहीं DNA नहीं मिलेगा। क्यों भाई? एक तो न्यूक्लियस नहीं है तो DNA नहीं है, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, ये मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो एक तो RBC में न्यूक्लियस नहीं है मैमल्स के, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी नहीं है, ठीक है ना। तो ना तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, ना तो न्यूक्लियर DNA, कोई भी DNA नहीं है। तो मतलब इसके अंदर है क्या? बस खाली खाली स्पेस है, भरा पड़ा हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन से कॉम्बाइन करता है ऑक्सीजन, और उसी की वजह से इसका कलर कैसा आता है? रेड आता है। तो RBC रेड है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसमें मेनली हीमोग्लोबिन के अलावा कोई खास चीजें हैं भी नहीं, सिर्फ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ही है। क्लियर? अच्छा, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ RBC। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ RBC इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस, और कराने वाला एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, रिलीज फ्रॉम द किडनीज। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोकाइनेसिस, ठीक है ना, वगैरह रिलीज करेंगे जो क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। तो थ्रोम्बोसाइट्स रिलीज करेंगे तो थ्रोम्बोकाइनेसिस, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स एक्चुअली सेल्स बोल देते हैं इनको, लेकिन मेरी आप समझे तो ये सेल नहीं है। एक्चुअली एक बड़ा सा सेल होता है, मेगा कैरियोब्लास्ट, बड़ा सेल होता है, नोन एज मेगा कैरियोब्लास्ट नाम का सेल होता है, बड़ा सा, ठीक है ना। इस मेगा कैरियोब्लास्ट
का फ्रैगमेंटेशन होता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसकी जो फ्रैगमेंट्स हैं, इसके जो टुकड़े हैं, उनसे ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, अगर नंबर की बात करें, नंबर आरबीसी का सबसे ज्यादा है, लाइक 5 to 5.5 मिलियन इनका नंबर है पर मिलीमीटर क्यूब, पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका नंबर 5 to 5.5 मिलियन होता है। प्लेटलेट्स का कम है, इनका लाइक 1.5 लाख से 3 लाख होता है, 1.5 to 3 लाख। ठीक है ना, लाख इज 10 के पावर 5, मिलियन इज 10 के पावर 6। तो आप आरबीसी के लिए बोल सकते हो 5 to 5.5 इंटू 10 की पावर 6 पर मिलीमीटर क्यूब, और प्लेटलेट्स उससे काफी कम, लाइक 1.5 to 3 इंटू 10 की पावर 5 पर मिलीमीटर क्यूब। और सबसे कम जो होते हैं बॉडी में वो होते हैं WBCs, 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब ये जो WBCs हैं, अब देखो बहुत सिंपल सा फैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक आरबीसी है, एक प्लेटलेट्स है, इनको छोड़ के जितने सेल्स बचे एक ब्लड के अंदर, है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, WBCs, द वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम प्यार से ल्यूकोसाइट्स बुलाते हो। अब इस ल्यूकोसाइट्स में भी दो तरीके के हैं, एक जिनके बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं क्लियरली, जिनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, जिसके अंदर आएंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। और जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है वो हो गए ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिसके अंदर आएंगे मोनोसाइट्स, और उनसे डिराइव हुए मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, जिसके अंदर ऑफकोर्स बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स भी आएंगे, इसके अलावा नेचुरल किलर्स, एनकेस, एंड ऑफकोर्स ये डेंड्रेटिक सेल्स, डेंड्रेटिक सेल्स, जैसे डेंड्रॉन होता है ना, उसका न्यूरॉन का डेंड्रॉन, वैसे ही डेंड्रेटिक सेल्स। खैर, तो पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल के डिफरेंस के बारे में, आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल के बीच में सबसे पहले तो इनका जो डिफरेंस है वो इनके स्टेनिंग मेथड का है, कि अगर मैंने इनको देखना है, ऑब्जर्व करना है मैंने इनको, तो कैसे करना है। ईओसिनोफिल्स को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे एसिडिक डाई चाहिए, एग्जाम्पल ईओसिन, तो ईओसिन से स्टेन हो जाते हैं, इसलिए ईओसिनोफिल। बेसोफिल को देखने के लिए मुझे बेसिक डाई चाहिए, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, तो इसलिए बोलते हैं बेसोफिल, बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। और न्यूट्रोफिल को हम ईओसिन एज वेल एज मिथाइलिन ब्लू, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों डाई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। तो स्टेन्स के ऊपर नाम है, एसिडिक डाई से स्टेन होने वाला ईओसिनोफिल, बेसिक वाले से बेसोफिल, और दोनों ही डाई से स्टेन हो जाएगा तो न्यूट्रोफिल। फिर इनके न्यूक्लियस के ऊपर चीजें, जैसे कि मैं इनको बुलाता हूं PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले, अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले, मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस वाले ल्यूकोसाइट्स, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब जिनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। जो आप देख भी सकते हो कि न्यूट्रोफिल में ना आपको बहुत सारे लोब्स नजर आएंगे, देयर आर मल्टीपल लोब्स इन द न्यूट्रोफिल्स, तो काफी सारे लोब्स हैं, मल्टी लोब्ड है। इओसिनोफिल वहीं आपको बाइलोब्ड नजर आएगा, ठीक है ना, इसमें 2 लोब्स होंगे, ठीक। और बेसोफिल में 2 से 3 लोब्स रह सकते हैं। तो लोब्स के ऊपर भी इनका डिफरेंस है, इनके न्यूक्लियस के लोकेशन के ऊपर डिफरेंस है। आपके ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से या कहीं से आपके नीट के एग्जाम में एक डायग्राम बना गया तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो न्यूट्रोफिल है, वो ईओसिनोफिल है, कौन सा है। देखो, न्यूट्रोफिल और ईओसिनोफिल आप इजिली पहचान लोगे। अब इन्हीं से मिलता जुलता एक डायग्राम आ सकता है, किसका, मैक्रोफेज का। मैक्रोफेज का याद रखना, न्यूक्लियस जो है वो किडनी बीन शेप का है। तो जहां आपको मैक्रोफेज दिखा, आप जहां आपने किडनी बीन शेप न्यूक्लियस देखा, ठीक है, राजमा जैसा न्यूक्लियस देखा, तो आप बोलोगे वो मैक्रोफेज हो गया। जहां मल्टीलोब्ड देखा वो न्यूट्रोफिल हो गया। जहां पे आपने बाइलोब्ड देखा वो ईओसिनोफिल हो गया। और अगर आपको साफ साफ 3 लोब नजर आ रहे हैं तो आप उसे बेसोफिल बोल सकते हो। हालांकि बेसोफिल जनरली पूछा जाता है, क्लियर पॉइंट, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है मैक्रोफेज में और दूसरों में। लेकिन मैक्रोफेज
eosinophil या न्यूट्रोफिल में से कोई एक सेल आपके पास आ सकता है, तो पूछने के लिए तब आइडेंटिफाई करके रखना इनको कि ऐसे होते हैं। अच्छा, अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि इनके नेचर ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। जैसे न्यूट्रोफिल फाइगोसाइटिक है, भाई इकलौता ग्रैनुलोसाइट जो फाइगोसाइटिक है वो कौन है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल फाइगोसाइटोसिस करता है, इसका नंबर भी सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि अगर मैं डब्ल्यूबीसी सारे डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो सारे डब्ल्यूबीसी में से 65%, मतलब 50 से ज्यादा परसेंट आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर 6,000 के करीब अगर आपके डब्ल्यूबीसी है पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो 4,000 तो न्यूट्रोफिल ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर न्यूट्रोफिल का डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। इयोसिनोफिल का कम होता है 1 से 2%, और बेसोफिल तो और कम होते हैं 0.5%, सबसे कम बेसोफिल होते हैं। अच्छा, एक्शन क्या है? इयोसिनोफिल भी पैथोजन को मारता है लेकिन खाता नहीं है, ये केमिकल्स रिलीज करता है और वो केमिकल्स पैथोजन को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये साइटोटॉक्सिक होता है। जैसे आपका टी सी सेल, टी लिम्फोसाइट, टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट है ना, टी सी होते हैं ना, आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक। तो जैसे टी साइटोटॉक्सिक काम कर रहा है ना, केमिकल रिलीज करके सेल को डिग्रेड कर रहा है, वैसे ही इयोसिनोफिल भी केमिकल्स रिलीज करके पैथोजन को किल करता है। मतलब किल दोनों ही कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल दोनों ही कर रहे हैं, दोनों के तरीकों में फर्क है। एक खा गया, एक ने गोली मार दी। गोली मारने वाला इयोसिनोफिल, खा जाने वाला न्यूट्रोफिल। अच्छा, बेसोफिल अलग है, ये इन दोनों में से कोई काम नहीं करता। बेसोफिल मेनली एलर्जीज में काम करता है, ठीक है ना। ये रिलीज करता है हिस्टामीन्स, ठीक है। और ये हिस्टामीन्स जो है वो एलर्जी कॉज करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि एंटीबॉडीज आईजीई टाइप की, कौन सी? आईजीई। तो आईजीई एंटीबॉडी एलर्जन से बाइंड करेंगी, और एलर्जन से बाइंड करने के बाद बेसोफिल से बाइंड करेंगी, और बेसोफिल से बाइंड करने के बाद उसको स्टिमुलेट करेंगे फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स, और बॉडी में एलर्जी कंडीशन आने लगेगी। यानी जो भी एलर्जी में होता है, वैसोडायलेशन वगैरह, वो सब होने लगेगा। तो दैट इज द एक्शन ऑफ एलर्जी में बेसोफिल, किलिंग में एसिनोफिल, और फाइगोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल्स। और लिम्फोसाइट्स तो आपको पता ही है, टी और बी लिम्फोसाइट्स आपके एडेप्टिव इम्यूनिटी में काम करते हैं। और मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग सेल्स हैं। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। मान लो कि इस तरीके के बन गए सूडोपोडिया जैसे, ऐसे, तो ये बन गया मैक्रोफेज, बड़े से बड़ा सा फाइगोसाइट। ये और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके लंबे लंबे स्टार शेप लाइक एक्सटेंशन हो गए, जैसे कि एक डेंड्रॉन होता है, तो ये बन गया डेंड्रोसाइट। तो ये न्यूरॉन के डेंड्रॉन जैसा अगर सेल बना तो डेंड्रोसाइट, और नहीं तो फिर मैक्रोफेज। तो ये दोनों ही डेरिवेटिव्स किसके हैं? मोनोसाइट के डेरिवेटिव है। जब ब्लड में फ्री घूम रहा होता है तो मोनोसाइट होता है, जब टिश्यू में जाता है तो वो मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट कर जाता है। और काम वही है, दे आर लार्ज शेप फैगोसाइट्स, और बड़े इंपॉर्टेंट है मैक्रोफेज। ये हर जगह जाके फैगोसाइटोसिस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ही बताया है कि जब ये लिवर में होते हैं तो इनको हम कफर सेल्स बोलते हैं। जब ये एल्वेलाई में होते हैं तब इन्हें हम डस्ट सेल बोलते हैं। जब ये नर्वस टिश्यू में जाते हैं तो इन्हें हम न्यूरोग्लायल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और जब ये बोन में रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इन्हें ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। कार्टिलेज में हम इन्हें कॉन्ड्रोक्लास्ट बोलते हैं। मतलब मैक्रोफेज अलग अलग टिश्यूज में जाके अलग अलग तरीके से क्या होते हैं? मॉडिफाई होते हैं। ये क्लियर है इतना? यस सर। किसी को कोई डाउट स्पेसिफिक? आगे बात करें। यस सर। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं बेटा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें ब्लड ग्रुप्स की। अब देखिए, ब्लड ग्रुप क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके जो आरबीसी है ना, ठीक है, आपके आरबीसी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे सेल्स के ऊपर होती है, उसमें नया क्या है?
अब आपके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, सारे के सारे सेल्स वो, तो उसमें नया क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके आरबीसी है ना, उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मान लो ये एक एक्स टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। अब ये एक्स टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का हो, लेट्स से X1, हो सकता है किसी दूसरे टाइप का हो ये X2, किसी तीसरे टाइप का हो X3, ठीक है ना। तो कोई भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन वेरिएंट्स के हिसाब से मैं पूरी पॉपुलेशन को ना ब्लड ग्रुप में क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मान लो एक्स टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे कर रहा हूँ, और वो उसके 3 वेरिएंट होते हैं। तो किसी पॉपुलेशन के पास X1 होगा, किसी पॉपुलेशन के पास X2 होगा, किसी पॉपुलेशन के पास X3 होगा। तो मैं बोल दूंगा एक पॉपुलेशन X1 वाली हो गई, एक X2 वाली हो गई, एक X3 वाली हो गई। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही कोई वाई ग्लाइकोप्रोटीन अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसके वेरिएंट हैं, लेट्स 2 ही हैं, Y1 और Y2। तो मैं बोलूंगा भाई कुछ पॉपुलेशन Y1 होगी, कुछ पॉपुलेशन क्या होगी, Y2 होगी। तो आरबीसी के ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनके वेरिएंट्स अलग अलग स्पीसी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेराइटी रहती है। तो इसलिए हम उसके बेसिस पे एक पॉपुलेशन को के ब्लड को क्लासिफाई कर देते हैं। अब ऐसे ना हमारे पास 33 डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे मैंने बोला एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू, ऐसे करके हमारे पास 33 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई कर सकें। मतलब 33 डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनके जिनमें वेरिएंट्स हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको अभी के लिए सिर्फ 2 ही पढ़ाते हैं, एक एबीओ ग्लाइकोप्रोटीन और एक आरएच ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब एक आरएच फैक्टर और एक एबीओ फैक्टर्स या एबीओ एंटीजेंस। तो इन 2 के बेसिस पे पढ़ते हैं। अब एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, उसके 3 वेरिएंट्स हैं। आरबीसी प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन, इसके 3 वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट है जिसको हमने बोला वेरिएंट ए, एक वेरिएंट है जिसको हमने बोला वेरिएंट बी, और इन दोनों में से जब कोई भी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम उसको उस वेरिएंट को बोलते हैं ओ। तो 3 तरीके के वेरिएंट्स हैं, ए टाइप, बी टाइप और ओ टाइप। क्लियर है पॉइंट। तो आपका जो क्रोमोसोम है वो हो सकता है कि वो कोड कर रहा हो ए टाइप के लिए, या कोड कर रहा हो बी टाइप के लिए, या कोड कर रहा हो ओ टाइप के लिए। तो 3 तरीके के क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि 3 तरह के वेरिएंट्स है वही लोकाई, है वही ग्लाइकोप्रोटीन, बस उसके 3 तरह के वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट हैं क्यों? बिकॉज ऑफ द शुगर चेन अटैच टू देम। उनके ऊपर जो शुगर चेन अटैच होती है वो अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से वो वैरायटी बन जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर ओ का है, उस पर आपने एक एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर दी तो ए बन गया, कोई दूसरी एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर दी तो वो बी बन गया। अच्छा, अब आपके पास क्रोमोसोम होते हैं 2, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। तो एक क्रोमोसोम अगर एक के लिए कोड कर रहा है तो दूसरा इंडिपेंडेंट वो किसी के लिए भी कोड कर सकता है। तो मान लेते हैं दूसरा वाला कोड कर रहा है लेट्स से ए के लिए, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए। हो सकता है कि एक ए के लिए कोड करो, दूसरा बी के लिए कोड करो, तो एक हो जाएगा ऑप्शन ए बी, ठीक है। और ए बी बी ए एक ही बात है। और हो सकता है एक का हो ओ और उसके साथ ए हो, तो है ना, या ओ के साथ क्या हो, बी हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों क्रोमोसोम के कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बी, बी ए बी, ओ ए, ओ बी, ओ, ठीक है ना। अब जो ए और बी होते हैं वो आपको पता है कि डोमिनेंट होते हैं, इसलिए अगर किसी का एक क्रोमोसोम ए कोड कर रहा है और दूसरा क्रोमोसोम ओ कोड कर रहा है तो आप उसका ब्लड ग्रुप ए बोल सकते हो। और किसी का एक क्रोमोसोम बी कोड कर रहा है, दूसरा क्रोमोसोम ओ कोड कर रहा है, तो भी आप उसका ब्लड ग्रुप बी बोल सकते हो। हाँ, ए और बी दोनों को डोमिनेंट है, इसलिए जब किसी का एक क्रोमोसोम ए कोड करेगा, एक क्रोमोसोम बी कोड करेगा, तो आप उसको ए बी बोलोगे, उसमें फिर कोई डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वहां पे को डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब कॉन्सेप्ट ये है जो मुझे आपको समझाना है, वो ये है कि इनमें सबसे सिंपल वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ठीक है। और ओ पे कुछ एडेड है तो वो ए बन गया, और ओ पे ही कुछ एडेड है तो वो बी बन गया। मतलब ए और बी
में ओ इज कॉमन, मतलब कहने का मतलब ये है कि बी कुछ नहीं है, ओ के ऊपर ही कुछ मॉडिफिकेशन है, और बी कुछ नहीं बल्कि ओ के ऊपर ही मॉडिफिकेशन है। मतलब आ रही बात समझ में? तो ओ इज द बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विथ एवरीबडी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी तो ए हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन होगी तो डी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन के पास जो सा एंटीजन नहीं होता, मतलब एंटीजन दो ही तरीके के होंगे, ए और बी। भाई ओ तो बेसिक है, ठीक है ना, मॉडिफाइड वेरिएंट दो ही है, ए और बी। तो एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है। अब जिसके पास ए होगा, ठीक है, एज अ ब्लड ग्रुप, उसके खिलाफ बी के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज, मतलब जो नहीं होता उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। अब जिसके पास बी होगा उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। क्लियर पॉइंट? तो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जिसके पास ए है उसके पास ओ भी तो नहीं है, तो उसके पास एंटी ओ एंटीबॉडीज होनी चाहिए। ओ तो पे वही कोई मैं आपको शुगर बता होती रहा ही हूँ। नहीं। हाँ, तो जो ओ है ना, ओ वो स्ट्रक्चर है जो ए के पास भी है। भाई ए समथिंग तो ओ के ऊपर बेसिकली एक वो ओ नहीं एक्स्ट्रा है ना, वो तो जीरो है, मतलब उसके ऊपर कोई एन एंटीजन नहीं है। एसिटाइल, बेटा आप सुन लो, जो ओ है ना, ओ के ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा शुगर ऐड करी है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो वो ए बन गया है। ओ के ऊपर हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा गैलेक्टोज, तो वो बी बन गया है। मतलब बी के पास ओ ऑलरेडी है ही एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ए के पास भी ओ ऑलरेडी है ही एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए ए और बी के पास ऑलरेडी ओ है ना, वो तो मॉडिफाइड है ना, ओ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एडेड है। तो इसीलिए हम कोई भी ओ के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो ओ के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा तो वो एंटीबॉडी खुद से ही बाइंड कर जाएंगी, ठीक है, और खुद को ही कोऑपरेट कर देंगी। तो इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो सिर्फ बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, ओ के खिलाफ नहीं बनाता, तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि ओ के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना मतलब खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। तो इसलिए जो ए होता है उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, और बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं। और जिसके पास ओ होगा उसके पास ए वाला, ना तो ए वाला वेरिएंट है ना तो बी वाला वेरिएंट है, तो उसके पास ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए भी होंगी और एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगी। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर ये बात क्लियर है, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बता रहा हूँ, फिर आगे थोड़ा बस लास्ट उसको डिस्कस करेंगे। एक चार्ट है यहाँ पे, चलिए, चार्ट इज नॉट, शायद मैंने ऐड करना मैं भूल गया हूँ। तो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे तो ये याद रखिएगा। तो मैं आपको वापस रिवाइज करा रहा हूँ, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, उसके पास एंटीजन कौन सा है? बी वाला। नहीं, जो ए है उसके पास ए एंटीजन है, वो खुद ए है ना, एंटीजन तो हम उसको बोलते हैं ना जो उसका है, उसको कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है? ए ग्लाइकोप्रोटीन है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन। अब उसके पास एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? बी एंटीजन के खिलाफ। तो एंटीबॉडीज कौन सी है? एंटी बी एंटीबॉडीज। क्लियर? यस सर। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन कौन सा है? तो उसके पास बी एंटीजन है। बी एंटीजन है, बी वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, तो वो एंटीबॉडीज कौन सी बनाएगा? ए के खिलाफ, एंटी ए एंटीबॉडीज। क्लियर है पॉइंट? जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास एंटीजन कौन सा है? नो एंटीजन। कोई भी नहीं, ना तो ए वाला ना तो बी वाला, नीदर ए नॉर बी, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं है। अब कोई भी एंटीजन है नहीं तो वो एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाएगा? एंटी ए एंटी बी। दोनों ए के बी खिलाफ, के। एंटी ए और एंटी बी, दोनों के खिलाफ, ठीक है ना। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप पे चलते हैं ए बी पे। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों एंटीजन है। अब दोनों एंटीजन है तो वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? किसी के भी खिलाफ नहीं। किसी के खिलाफ नहीं बनाएगा। ए के खिलाफ बनाएगा तो भी उसे दिक्कत होगी, बी के खिलाफ बनाएगा तो भी दिक्कत होगी। तो ना ए वाले बनाएगा ना बी वाले बनाएगा, तो
नीदर एंटी ए एंटीबॉडीज नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अच्छा, ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो मतलब उसके पास कोई मर्जी आ जाए वो उस पर अटैक नहीं करेगा। आपकी एंटीबॉडी से अटैक करती है ना, तो ए बी के पास अगर ए आ जाए तो भी उस पर अटैक नहीं करेगा, ये तो मेरा भाई है, मेरे पास भी ए है। बी आ जाए उस पर भी अटैक नहीं करेगा, ये तो मेरा भाई है, मेरे पास भी है। ओ आ जाए तो उस पर भी अटैक नहीं करेगा, ओ तो सबके पास है, ए के पास भी है, बी के पास भी है, तो उस पर भी अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए ए बी के पास कोई भी आ सकता है, इसलिए ए बी बिकम्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब इन चारों में सबसे बढ़िया रेसिपिएंट कौन सा है? ए बी। क्लियर पॉइंट। और वहीं पे अगर हम ओ की बात करें तो ओ के पास, क्योंकि ओ एंटीजन ही नहीं है, ओ फॉरेन का अपीयर ही नहीं होता। मतलब ओ अगर ए के पास जाएगा तो ए बोलेगा अरे ये तो मेरे पास भी है, कोई बात नहीं, आने दो। बी के पास जाएगा तो बोलेगा ये तो मेरे पास भी है, तो आने दो। ए बी के पास जाएगा, बोलेगा ये तो मेरे पास भी है, इसको आने दो। तो ए के पास जाए, बी के पास चाहे ए बी के ओ के पास जाए, तो यहाँ चाहे ए बी के पास भी जाए, तो सबको वो अपना जैसे महसूस होगा। कौन? ओ, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर सबके पास है, इसलिए ओ के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, इसलिए ओ बिकम्स अ यूनिवर्सल डोनर इन दैट लॉजिक। क्लियर है पॉइंट? बाकी अभी हम ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, अभी हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। तो उस केस में ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ यूनिवर्सल डोनर। ये बात क्लियर है ना आपको? क्यों? यस सर। चलिए फिर बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आर एच फैक्टर की बात करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे और हार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सर सिलेबस बता दो टेस्ट का। तुम लोगों को टेस्ट का सिलेबस पता